यस। तो बच्चों हम लोग हेडिंग लेते हैं आज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। फॉर्मेलिटी इज ऑल्सो ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, लेकिन बच्चों इस पे ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, हमारे जेईई मेंस नीट वगैरह के अंदर। लेकिन जाना जरूरी है, एफ इन केस अगर क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इट मे बी defined as the number of gram formula mass of the ionic compound और लिखो बेटा ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट dissolved per liter of the solution, तो यहाँ बच्चों इसको मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो ऐसा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ऊपर आपका हो जाएगा मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और ये जो आयोनिक कंपाउंड के बेटा जो हम लिखेंगे ये होगा आपका ग्राम पर लीटर के साथ डिवाइड बाई, नीचे आपका होगा यहाँ पे फॉर्मूला मास। ध्यान देंगे, ध्यान बेटा, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूँ एक बार फॉर्मेलिटी टर्म को। फॉर्मेलिटी टर्म एक्चुअली बच्चों इसको सम अप करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि ये जो बेटा फॉर्मेलिटी जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग मोलरिटी यूज करते हैं, जिस तरीके से बच्चों मोलरिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी बेटा जैसे मोलरिटी होती है उसी तरीके से फॉर्मेलिटी भी होती है। लेकिन फॉर्मेलिटी जो बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये बहुत स्पेसिफिक है। ये फॉर्मेलिटी बेटा हम लोग यूज करते हैं टू डिफाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना है तो हम फॉर्मेलिटी टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, यस, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, और ये भी बात क्लियर है कि ये आपके जो आयोनिक सॉलिड्स उसमें भी कैटेगरी है which do not exist as molecules। ठीक है, वहां पे नेटवर्क ऑफ आयंस होने चाहिए। ऐसे नहीं बेटा कि जो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कनेक्शन है, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं आयोनिक सॉलिड्स की। और आयोनिक सॉलिड्स के अंदर बच्चों क्या मिलते हैं? आयंस मिलते हैं, कैटाइंस एनायंस मिलते हैं। तो जहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ आयंस। ऐसे बेटा आपके सॉलिड्स, उन सॉलिड्स में आपको नेटवर्क ऑफ आयंस मिले, आयंस का कनेक्शन मिले, आयंस का कॉम्बिनेशन मिले। ठीक है, यस, तो उन कंपाउंड्स को अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिफाइन करना है तो बच्चों हमारे लिए उनके लिए स्पेसिफिक टर्म होगा आपका फॉर्मेलिटी। क्या होगा? फॉर्मेलिटी। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। फॉर्मेलिटी टर्म किसके लिए अपन यूज करेंगे? आयोनिक सॉलिड्स को डिफाइन करने के लिए। और ऐसे आयोनिक सॉलिड्स जिनके पास बच्चों क्या प्रेजेंट हो? नेटवर्क ऑफ आयंस प्रेजेंट हो, मतलब वो आयंस, कैटायंस और एनायंस से मिलकर बने। जहां पे आपका कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो वहां पे आपको फॉर्मेलिटी टर्म को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज, सिंपल भाषा में लिखें, इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो बेटा लिखा है ना ऊपर कि नंबर ऑफ फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग भी फॉर्मेलिटी बोलते हैं। ये वही टर्म है जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
और इसको हम लिखेंगे बेटा, वही आपका कॉन्सेप्ट है कि ऊपर बच्चों क्या होगा, सॉल्यूट का जो टर्म लिखा जाएगा, तो सॉल्यूट के टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे बताओ बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, नीचे आपका यहाँ पे होगा फॉर्मूला मास, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग मोलरिटी को थोड़ा रिलेट करें यहाँ पे, तो मोलरिटी इक्वल टू बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम मोल्स को बच्चों कैसे लिख देते हैं, मोल्स को हम लिखते हैं ना इस तरीके से कि जो मास होगा ग्राम होगा ऊपर, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई बीएल, लिखते हैं ना इस तरीके से, आपको अगर पता है तो बेटा ये तो मोलरिटी टर्म था। तो फॉर्मेलिटी टर्म को भी थोड़ा मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये बीएल, ये बीएल बच्चों यहाँ पे कितना है 1 लीटर यूनिटी है ना। अगर आपको एक्सप्लेन करना है फॉर्मेलिटी टर्म को, तो वॉल्यूम को आपको 1 लीटर लेना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग आप लोगों ने 1 लीटर लिया था। ये बच्चों मोल्स और जो आपके नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स टर्म को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और ये किसका होता है, सॉल्यूट का होता है, ठीक है, किसका होता है, सॉल्यूट का मोलरिटी में। उसी तरीके से बच्चों ये वाला टर्म ध्यान दो, यहाँ से मास और नीचे जो फॉर्मूला मास है, फॉर्मूला मास डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड, जहां पे बच्चों नेटवर्क ऑफ आयंस का कॉम्बिनेशन हो। मॉलिक्यूलर वेट हम किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी डिफाइन करते हैं, और एज वेल एज बच्चों हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए भी डिफाइन करते हैं, बाकी और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला मास बच्चों हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के लिए प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। तो ये टर्म किसका होगा, सॉल्यूट का। आई होप आपने समझा होगा बिल्कुल क्लियर कि बेटा यहाँ पे जो टर्म लिखा है एम सॉल्यूट मास सॉल्यूट डिवाइड बाई फॉर्मूला मास, नीचे आपको मल्टीप्लाई किया है वॉल्यूम लीटर के साथ, मैंने मोलरिटी से कंपेयर कराया है। क्या सभी को समझ में आ गया? यस, फॉर्मेलिटी क्लियर सभी को। चलो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा है 20 ग्राम NaOH present in 2 लीटर, प्रेजेंट इन 2 लीटर, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो बच्चों हम लोग पहले बात करेंगे कि मान के चलो ये आपको जो NaOH दे रखा है स्टेटमेंट, इसका पहले मीन समझते हैं कि NaOH तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। प्रेजेंट है बच्चों 2 लीटर के अंदर, जो 2 लीटर है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक बच्चों सॉल्यूशन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, वो आपका अमाउंट है सॉल्यूशन का लीटर में वॉल्यूम। अच्छा, अब पॉइंट है कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है और फॉर्मेलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, आपको पता चल रहा है कि जो NaOH है, तो इसके पास तो बच्चों Na प्लस और OH माइनस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है, एनायन, और बाकी सोडियम कैटाइन भी है। तो पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि यहाँ से हम मोलरिटी कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम मोलरिटी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज मोलरिटी, एक बात समझ लो अच्छे से, मोलरिटी हम लोग सबके लिए डिफाइन करते हैं, चाहे वो कंपाउंड किसी भी टाइप का हो, आयंस हो, कैटाइंस हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, कैसे भी टाइप का सॉलिड, सबके लिए हम मोलरिटी डिफाइन करते हैं। लेकिन बेटा फॉर्मेलिटी हम लोग स्पेसिफिक आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनके नेटवर्क ऑफ आयन से कनेक्शन हो जिनके पास। तो बच्चों मोलरिटी कैसे लिखा है, जल्दी से मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 ग्राम दे रखा है तो 20 डिवाइड बाई NaOH का बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है, मैंने डिस्कस किया था। कितने बच्चों अमाउंट दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है। अरे किसी कोई दिक्कत है बेटा, 2 अपना यहाँ डिफाइन हो जाएगा। तो अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं ना कि सर ये ऐसा हो जाएगा 20 डिवाइड बाई, ऐसे भी लिख लो 40, उसका मतलब वही है डिवाइड बाई 2 लीटर, ये 40 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, ये इसको कैंसिल कर दो, 2 जो 4 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 4, 1/4 बच्चों इसकी मोलरिटी होगी। अब नेक्स्ट मैं पूछता हूँ क्या यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटी भी डिफाइन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल सही है, फॉर्मेलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज बेटा यहाँ पे आपको आयंस मिल रहे हैं, तो आयंस मिल रहे हैं तो फॉर्मेलिटी डिफाइन होगी। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हम मोलरिटी के अंदर मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी के अंदर फॉर्मूला वेट यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। फॉर्मेलिटी निकालते समय हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पे हमें फॉर्मूला वेट ध्यान रखना होगा, ठीक है। लेकिन मोलरिटी निकालते समय मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन करना है आपको जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर कर ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे फॉर्मूला वेट बच्चों कितना हो, तो फॉर्मूला वेट में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ ये भी तो बिल्कुल आसान है, बिकॉज NaOH को डिसोसिएट करोगे Na प्लस OH माइनस, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बच्चों कोई बॉन्डिंग नहीं मिलती है, एक्स्ट्रा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं मिलती है। एक बात ध्यान रखना थोड़ी सी कि अगर बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों इंट्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां जहां बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, स्पेसिफिक बच्चों कुछ हमारे एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, जैसे बच्चों
CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा क्वेश्चन आ गया, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एसिटिक एसिड के ऊपर। तो यहाँ पे बेटा जो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है ना, वो सिंगल मॉलिक्यूल्स के फेज में नहीं होता है, यहाँ पे डायमर फॉर्म में होता है। डायमर फॉर्म में होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों इंट्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपका ये CH3, यहाँ पे आपको OH, ये डबल बॉन्ड हो, ये बिल्कुल आपको कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे H बॉन्डिंग मिलेगी, यहाँ पे इधर H बॉन्डिंग, क्यों, तो बोले तो कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा, पाई ऊपर जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा होगा। सामने से बच्चों हाइड्रोजन है, तो देखो इस पे क्या होगा, माइनस होगा, इस पे पॉजिटिव होगा। तो ये बच्चों बीच में ये जो बॉन्ड मिल रहा है येलो कलर से, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ भी क्या डेवलप होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर क्या होगा माइनस, ठीक है, इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर बच्चों क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा माइनस। तो ये प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड यहाँ पे आपको डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। तो जब हम इसका बेटा फॉर्मूला बेट, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में एसिटिक एसिड के बारे में बात करी जाती है, तो अगर बच्चों एसिटिक एसिड की मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी निकालते समय हम एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, ध्यान रखो, बिल्कुल लिख लो, एक मॉलिक्यूल का हम लोग, पहले एक बात तो समझ लो अनिकेत यार, कहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे कूद रहे हो, एक एक बात बताता हूँ ना यार, तो बोलने नहीं देते हो यार, मुझे एक एक बात बोलने दो यार। यस, नहीं तो इसको बोल के मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या कैसे पहले बोल सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि अगर मैं बात करूं, जो जरूरी है पहले उसको समझ लो, जो नहीं जरूरी उसको समझ बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर बच्चों यहाँ पे मैं मोलरिटी के बारे में बात करूंगा, तो अगर क्वेश्चन में एसिटिक एसिड की मोलरिटी के साथ बात करी जाएगी, तो आपको बिल्कुल सही से ध्यान रखना है कि बच्चों सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स का आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा। लेकिन अगर फॉर्मेलिटी के बारे में बात करी जाएगी, तो फिर आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा, क्योंकि दोनों बच्चों H बॉन्डिंग से आपके कनेक्टेड हैं। तो इस केस में फॉर्मूला वेट की वैल्यू बच्चों 120 ली जाएगी। और अगर यहाँ पे फॉर्मेलिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला वेट 120, बिकॉज फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला वेट यूज करते हैं, आपकी मोलरिटी के अंदर मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं, तो बच्चों वहां पे आपको 60 लेना पड़ेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, और 60 लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात सभी को समझ में आई? एक एक कदम चलेंगे ना यार, सीधे थोड़ी हवाई जहाज पे उड़ के बैठ जाएंगे। चलो, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो दे रखा था मैंने स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए पहले हम मोलरिटी निकालते हैं, फिर निकालते हैं इसकी, हाँ मोलरिटी हम लोग निकाल चुके, मोलरिटी में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब निकालना बच्चों इसकी फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी इसकी क्या होगी, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे NaOH में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ टाइप का होता नहीं है, तो फॉर्मेलिटी के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है बेटा। ऊपर ग्राम, फॉर्मूला वेट कितना होगा NaOH का, वो तो बच्चों 40 ही होगा, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे आपके सिंगल आपके मॉलिक्यूलर फेज में एग्जिस्ट कर जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बच्चों के से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर लो, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मोलरिटी है और इसकी जो फॉर्मेलिटी है दोनों बराबर आई थी, जिसकी वैल्यू थी 1/2। मतलब यहाँ पे आपका अगर स्टेटमेंट आता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए, किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए अगर बच्चों आपका मॉलिक्यूलर वेट, जब आपका मॉलिक्यूलर वेट और जो आपका फॉर्मूला वेट है अगर बच्चों इक्वल होता है, तो उस केस में मोलरिटी फॉर्मेलिटी दोनों की वैल्यू बराबर होगी, जैसे स्टेटमेंट सामने दे रखा है। इस स्टेटमेंट के अंदर आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है और जो आपका फॉर्मूला वेट है दोनों बराबर है, तो उस केस में मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मेलिटी स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सेप्शन रीजन में एडवांस के अंदर पूछ सकती है बातें, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वहाँ कंफ्यूज रहोगे फिर, नहीं ये तो अलग अलग टर्म में तो वैल्यू भी अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, तो उसकी तो उसका दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलरिटी एज वेल एज फॉर्मेलिटी बोथ विल सेम है। अगर वहां पे आपका ये टर्म सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज फार्मूला वेट। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बच्चों में बात करूंगा एसिटिक एसिड के लिए, तो फिर कहानी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया 6 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। निकालो बच्चों इसकी फॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों, फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी दोनों निकालो। स्पेसिफिक बड़ा एसिटिक एसिड है ना, बिल्कुल याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर 98% बिल्कुल चांस है। तो क्या बेटा सॉल्व करें, तो देखो मोलरिटी तो बेटा आसान है, मोलरिटी में कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। तो मोलरिटी बच्चों कैसे हो जाएगी, 6 ग्राम दे रखा है, तो 6 डिवाइड बाई एसिटिक एसिड का बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1 आपका लीटर है। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। 6 से कैंसिल कर दो, 10 टाइम्स नीचे चला जाएगा 10, और ये बाकी आपका 0.1, ठीक है, आपको ये मोलरिटी हो गई। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी निकालता, तो फॉर्मेलिटी के बेटा केस में क्या होता,
6 ऊपर हो जाता है, डिवाइड बाई। अब हम इसका भाई मॉलिक्यूलर वेट तो बच्चों समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर वेट तो हम एक ही मॉलिक्यूल्स का लेते हैं, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल का ऑलवेज। लेकिन जब तक क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता है तब तक 1 मॉलिक्यूल का। लेकिन बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी डेवलप होती है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अलग से पढ़ा दूंगा, एक बार आपको समझ में आ जाए कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डायमर फॉर्म होते हैं, कहाँ पे मोनोमर फेज होते हैं। अभी समझो यहाँ पे। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला वेट होगा वो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। तो आपको पता है H1 डेवलप होगी, डायमर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपको यहाँ 120 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 20, अगर इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.05 समथिंग ये। तो आप देख सकते हो कि बेटा मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट अलग अलग होगा, तो उस केस में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा मोलरिटी और फॉर्मेलिटी का, वो भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और दे लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया 44.8 ग्राम बेंजोइक एसिड is present benzoic acid is present in लिखते समय ना I2 हो जाता है, ठीक है, in 2 लीटर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी। चलो सॉल्व करो, मैं आंसर आप लोगों को देखता हूँ, सॉल्व करो बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों ने किया होगा बेटा, इसका आंसर, दोनों का जो आंसर होगा वो 0.1 के समथिंग आपका निकल के आएगा, ठीक है। हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों AIPMT का है, सॉल्व करेंगे अपन। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution, if sodium carbonate dissociate completely, then molar concentration of sodium plus and carbonate ion CO3 minus 2 ions, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। और बच्चों उसने क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात और दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट है ना Na2CO3 का, ये बच्चों उसने दे रखा है आपको 106 ग्राम पर मोल करके, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, बाकी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, बिल्कुल बेटा ध्यान से समझो, है ना, बिल्कुल ईमानदारी से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन आपका है 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml, ठीक है, इतना बेटा पानी इसमें ऐड कर दिया गया कि वो आपका बन गया 250 ml के अराउंड फाइनल ऑफ सॉल्यूशन। इफ Na2CO3 डिसॉल्व कंप्लीटली, उसने बोल दिया कि इसका डिसोसिएशन 100% हो गया है, ठीक है, यस, देन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस और कार्बोनेट आयन, सोडियम प्लस और कार्बोनेट आयन का उसने मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंडिविजुअल पूछा है कि सोडियम प्लस का अलग से बताओ और उसका कार्बोनेट आयन का आपको अलग से बताना है। बिल्कुल सॉल्व करो इसको। देखो मैं पहले आपको ना थोड़ा इसका सॉल्यूशन, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको पता है कि क्वेश्चन में Na2CO3 का कंप्लीट डिसोसिएशन बोला है, मतलब ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो चुका है। वैसे भी बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका सोडियम कार्बोनेट दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो NaOH से, एक आपके कार्बोनिक एसिड से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों स्ट्रॉन्ग क्लोराइड को ही डिफाइन कर रहा है, तो इसका डिसोसिएशन पूरी तरीके से बोल ही दिया है। तो आप लिख लो ना इसको बैलेंस करके भाई, मोलरिटी के अंदर हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर, मोलरिटी के साथ बात करी जा रही है, तो बैलेंसिंग बेटा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोल्स मोलरिटी को रिलेट करता है। फिर ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात किया है तो बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, 2 सोडियम प्लस, समझ में आ रहा है, और प्लस बच्चों यहाँ से CO3 -2,
टोटल होल चार्ज बच्चों कितना है यहाँ पे +2, यहाँ बच्चों चार्ज कितना होगा -2। अब सबको समझना भाई बैलेंसिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ये सभी को सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। अब उसने बच्चों बोला कि भाई T=0 पे ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सी था, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन था इसका, रिएक्टेंट है आपका ये, बाकी बच्चों ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। तो इनिशियली बच्चों T=0 पे तो ये 0 होंगे, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। लेकिन बेटा आफ्टर टी टाइम के बाद में उसने बोला है कि जो Na2CO3 है डिसोसिएट हो चुका है, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बेटा, है ना, C-C ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा जल्दी बताओ बेटा, कॉफिशिएंट कितना है इसका, 2 कॉफिशिएंट। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो आप लोग, बिल्कुल मुझे पता है, तो आपने ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। वहां भी बैलेंसिंग के ऊपर बात करते हैं, तो बेटा ये 2 × C, भाई C वाला पार्ट निकलेगा ना यहाँ से, तभी तो ये 0 बनेगा, तो 2 × C यहाँ पे C। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए बेटा, ये बात सभी को समझ में आई, बहुत सही। बस अब तो आपको सिर्फ सिंपल सा सॉल्व करना था। तो बच्चों यहाँ पे आपको C निकालना है, अब सिर्फ C निकालना है, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इस C का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और मोलरिटी में आपको निकाल देना है, निकाल लो जल्दी से, एक का निकालो, दूसरे का 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। और नहीं भी करना है ना तो चारों ऑप्शन में से देख लेना कौन किसका डबल है, अगर उसने सीक्वेंस पूछा है कि सोडियम प्लस का पहले लिखो, तो अगर वो बोलता है कि सोडियम, क्वेश्चन के अंदर सोडियम प्लस का पहले लिखो, कार्बोनेट का बाद में, कोई कॉमन सेंस बता रहा हूँ, आसान तरीका ऑप्शंस कम करने के लिए, आपकी डिफिकल्टी दूर करने के लिए। तो अगर मान के चलो बेटा सोडियम प्लस का 1 आया होगा, तो कार्बोनेट का बेटा कितना आ जाएगा, तो भाई इसका हाफ हो जाएगा। अगर आपने कार्बोनेट का निकाला, C निकाला आपने, तो C की वैल्यू बच्चों मान के चलो कार्बोनेट की 1 आ गई, तो सोडियम प्लस कितना होगा, इसका 2 हो जाएगा डबल। तो आपको वो ऑप्शन देख लो जो ऑप्शन आपका कार्बोनेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में सोडियम प्लस वाला आपका डबल हो, तो वो देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये बात भी समझ में आ रही है, इस तरीके से भी, ठीक है। तो बाकी आप इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालो और आंसर बन जाएगा, सारी बातें क्वेश्चन में आपको दे रखी थी। तो देखो बेटा फटाफट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर बच्चों कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 23.25.3, वो आपको दे रखा था सोडियम कार्बोनेट ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना होगा, वो क्वेश्चन लास्ट में देगा था 106, सब कुछ दे रखा था, मोल्स हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे बच्चों पानी इतना डिजोल्व, इनफ पानी डिजोल्व किया गया बेटा 250 ml हो गया था, तो 250 नीचे लीटर में चेंज करो, 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, बस इतना ही कैलकुलेशन करना था। हाँ से बेटा C का निकल के आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे ये तो कार्बोनेट की वैल्यू हो जाएगी, 2 × C कर देना, सोडियम प्लस की वैल्यू हो जाएगी, बस वो आपको चूज करना है। अरे हो जाएगा भाई, क्लियर था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, यस, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किया। यस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और उसने आपको दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml of सेमी मोलर, कल पढ़ाया बेटा सेमी मोलर, यस सेमी मोलर है सेमी नॉर्मल, ठीक है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बेटा। आपको मैं एक टर्म बेटा और है, एक आता है पेरोक्साइड का H2O2, तो H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, इसको मैं पढ़ाऊंगा कल आपको, ठीक है। अभी मैं चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। H2O2 जो पेरोक्साइड है ना, हाँ, इसका मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ कल आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लेके, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेटा मेंस नीट एडवांस सब में क्वेश्चन आता है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, 11.2 आ गया, बिल्कुल सही हो, डेफिनेटली बहुत सही। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग आंसर, तो आपको क्वेश्चन में सेमी मोलर दे रखा है, सेमी मोलर का मतलब बच्चों क्या है, 1/2, मैंने बोला था m/2 हाफ, तो आपको जब मोलरिटी लिखोगे ना भाई, सेमी मोलर मोलर बोला है, तो सेमी मोलर का मतलब बेटा वो किसके बारे में बात कर रहा है, मोलरिटी के बारे में बात कर रहा है, समझ में आया भाई, यहाँ पे मोलरिटी m/2 होगी ना, इसका मतलब तो मोलरिटी के बारे में बात कर रहा है, पूरा टर्म क्या होगा, मोलरिटी के बारे में। अब ऑक्सैलिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो वो गलती हो सकती है। तो यहाँ बच्चों आपको उसने डाइहाइड्रिक ऑक्सैलिक एसिड नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला है ऑक्सैलिक एसिड, तो सीधा उसका मतलब बेटा होगा H2C2O4, इसका निकालो मॉलिक्यूलर वेट, H2C2O4 सिर्फ H2C, डाइहाइड्रेट नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स मत चिपका देना, मैंने आपको बताया था इनके मॉलिक्यूलर वेट भी याद करने के लिए, जरा याद कर लो, प्रीवियस क्वेश्चंस बच्चों आते हैं इस तरीके से, अगर आपको सीधा याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था आपको 90, आप जीकर निकाल लो, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, कार्बन बेटा आपके कितने हैं 2, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो आपका 12 24, और बाकी आपका 16 × 4 करो 64, सबको ऐड करो 90 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आपका मोलरिटी की वैल्यू बच्चों सीधी लिख लो आप 1/2। यहाँ पे मोलरिटी कितना हो जाएगा 1/2। उसने ग्राम पूछा है, मतलब उसने एक्स पूछा, डब्ल्यू पूछा है, डब्ल्यू मतलब ऊपर जो ग्राम आता है, डिवाइड बाई 90 मॉलिक्यूलर वेट। नीचे बच्चों कितना हो जाएगा, कुछ बात और दे रखा है इसने, देख लो ध्यान से। उसने बच्चों बोला है कि 11.2 बिल्कुल, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर। तो नीचे कितना आना चाहिए, 250 इतना आपको चाहिए। और बेटा इसको एमएल में है तो लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। बच्चे सभी बच्चों को समझ में आया, बताओ बेटा। सीधा कैलकुलेशन 4 का मल्टीप्लीकेशन, और बाकी आपको दिख रहा है कि यहाँ से मिलेगा ये 1/2 इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 4। तो बेटा आप इसको उड़ा दो, यहाँ से कैंसिल कर दो, 45 हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। तो डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों कितनी, 45 ऊपर 4 नीचे, 45 ऊपर 4 नीचे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 बन जाए 4, यहाँ से आपको 1.25 समथिंग कुछ इस तरीके से ग्राम में आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बड़ा क्लियर हुआ सभी को, एनी डाउट? यस, ओके। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी बच्चे को? तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो हम लोग बच्चों आज बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को लेके हम पहले बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा वेपर प्रेशर है क्या, मैं आपको सारे लॉज पे अब चलने वाला हूँ, ठीक है। डिफरेंट लॉज आपके आएंगे, मैं हेनरी लॉ को लास्ट में बताऊंगा। हेनरी लॉ बच्चों आसान है, वो गैस का मिक्सअप के ऊपर है। हेनरी लॉ बाद में, मैं रॉल्स लॉ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले बच्चों बात करूंगा वेपर प्रेशर। तो वैसे तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ सॉल्विलिटी प्रिंसिपल को लेके। तो एक बात बच्चों ध्यान देना कि जब भी हम लोग सॉल्विलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, सॉल्विलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो हमेशा बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारी दोस्ती किसका अच्छी होती है, जो हमारे जैसे नेचर का हो, ठीक है, एक जैसे नेचर का हो। तो हमारा नेचर आपका नेचर का एक जैसा होगा, हमारा आपका टारगेट एक ही होगा, तो बेटा कॉमन सी बात है कि उसमें जो बॉन्डिंग होगी परफेक्ट बॉन्डिंग होगी। तो सॉल्विलिटी प्रिंसिपल बच्चों किसी भी चीज का, किसी भी लिक्विड, किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी फेज में हो, उन सबका बच्चों डिपेंड करता है कि दोनों का बेटा नेचर कैसा हो, दोनों का स्टेट बच्चों कैसा हो, दोनों का फेज कैसा हो, वो आपका सेम हो, ठीक है। मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पे कि जो पोलर होगा बच्चों, पोलर में इजीली डिसॉल्व करेगा। मैं बच्चों बोलूंगा कि अगर आपका नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व करेगा, जिसका मतलब होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, उसका मतलब है कि जो जैसा है उसमें डिसॉल्व करेगा। पोलर तो पोलर में आसानी से डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर आसानी में डिसॉल्व करेगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं चाहूं बच्चों की पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व करूं तो ये इजीली डिसॉल्व नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा प्रेशर आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फैक्टर वर्क कराने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ पे चीज क्या होगी, डिसॉल्व होगी। वैसे तो आपको मैं सिंपल सा स्टेटमेंट दे दूं कि आप बोलोगे सर क्या गैस गैस में मिक्स होती है, हाँ बिल्कुल गैस गैस का नेचर सेम होता है। लेकिन मैं पूछूं क्या गैस लिक्विड में आपकी डिसॉल्व होगी, बताओ मुझे, क्या गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है, यस और नो? बताओ बच्चों, बताओ भाई, क्या गैस आपकी इजिली डिसॉल्व होती है? अरे होती है ना, आप पढ़ते हो ना, जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अरे कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो उसमें तो डिसॉल्व होती है ना बेटा, सोडा वाटर जिसको बोलते हैं। भाई जो गैस है वो गैस गैस के साथ इजिली मिक्सिबल होती है, इजिली मिक्सअप हो जाती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि गैसेस क्या लिक्विड के साथ, भाई स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्या गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती है, क्या बच्चों गैसेस सॉलिड में डिसॉल्व होती है? तो आपको एग्जांपल तो पता ही अच्छे से कि भाई सोडा वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों प्रेजेंट होती है, डिसॉल्व होती है पानी के साथ। लेकिन कंडीशन बच्चों वहां पे क्या कि ये दोनों का नेचर स्टेट अलग अलग है, तो ये रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है। हाँ, ऑप्शन इन सी वाटर, बिल्कुल सही है आपका आंसर रोहित, राहुल आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप उस कार्बोनेट गैस को डिसॉल्व कराना चाहते हो तो रूम टेम्परेचर पे अपने आप नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा। ये सारी बातें बताऊंगा हेनरी लॉ के अंदर। आप प्रेशर सप्लाई करोगे तो उस केस में बेटा फटाफट से आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी एट हाई प्रेशर। ये बात सभी को समझ में आई है? जैसे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन गैस के बारे में, तो ऑक्सीजन गैस बेटा आपकी पानी के साथ आराम से आपकी डिसॉल्व होती है, पता तो है डिसॉल्व होती है। क्योंकि बेटा आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स उनको जिंदा रहना पड़ेगा, समुद्र में पानी आपका जो लेक है, आपके ओशियन से सी है, ठीक है, जो भी है उसमें फिश वगैरह आपको जिंदा तभी हो सकती है जब वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो बेटा पानी के साथ भी तो आराम से डिसॉल्व हो रही है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं?
बात समझ में आ रही है? अरे बताओ भाई। दूसरा और मैं एग्जांपल दूं बेटा, हाइड्रोजन गैस आपने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कि जो पैलेडियम है, प्लेटिनम है, निकेल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है। सरफेस केमिस्ट्री में भी आता है, एडजॉर्ब होती है। तो बेटा वो गैस है ना, तो गैस बेटा प्लेटिनम के सरफेस पे जाके आपकी क्या हुई, एडजॉर्ब हुई। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ना, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड सॉलिड स्टेट के अंदर आपको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल साइज के जो आइटम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ये सारे बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, वो जाके वहां पे स्टिक कर जाते हैं। ये आपको मैं वॉइड में बिल्कुल से आपने बोला, ठीक है। तो वो भी एक आपका क्या है, वो भी एक आपका सोल्यूशन बन सकता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं डिफरेंट गैसेस से एग्जांपल दे रहा हूँ कि गैस आपकी गैस के साथ तो मिक्स होती ही है, कि जिसका एयर इज द एग्जांपल। गैस लिक्विड के साथ भी मिक्स होती है, जिसका एग्जांपल है सोडा वाटर। या गैस बच्चों सॉलिड के साथ भी आपकी मिक्सअप होती है, जिसका एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बताया सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ रही है। लेकिन सिमिलर स्टेट, सिमिलर नेचर के साथ होगी तो आराम से डिजॉल्व, आराम से मिक्सअप हो जाएगी, आराम से मिजिबल होगी। लेकिन अपने से अगर डिफरेंट स्टेट वाली होगी तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी होती है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पहले मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। बेटा क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर? अच्छा, अभी मैं हैंडलो को बाद में पढ़ाऊंगा, बिकॉज मैं हैंडलो को बताने वाला भी नहीं हूँ। हैंडलो बेटा बहुत आसान सा है, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ पहले आपके वेपर प्रेशर के बारे में। तो व्हाट इज द मीन ऑफ वेपर प्रेशर? हालांकि हैंड लॉ के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया है, अभी जो बातें करी वो हैंड लॉ पे डिपेंड करती हैं। मैं हैंड लॉ बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, हम लोग बच्चों बात कर रहे थे वेपर प्रेशर को लेकर। तो व्हाट इज द मीन ऑफ वेपर प्रेशर? वेपर बच्चों किसके लिए डिफाइन होती है? लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। तो आपको बच्चों में यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलूंगा, आप जरा मुझे ध्यान से बताना। एक मैं आपसे कुछ कंडीशंस आपसे पूछता हूँ, आप उस वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन कर पाते हो। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने ये रूम टेम्परेचर पे पानी लिया, इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से। जैसे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट प्रैक्टिकली पढ़ी थी। ये बच्चों यहाँ पे पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या रूम टेम्परेचर पे क्या इसमें से वेपर्स बच्चों क्रिएट होंगी? क्या वेपर्स जनरेट होंगी? आप बताइए मुझे, क्या रूम टेम्परेचर पे इसमें से वेपर्स क्रिएट होंगी? कितने बच्चों का आंसर यस होगा? तनुज ने बोला नहीं होगा। बिल्कुल होगा यार, रूम टेम्परेचर वेपर्स नहीं बनेंगी, बनेंगी यार, बनती है। रूम टेम्परेचर पे वेपर्स बिल्कुल बनती हैं यार। आप जरा एग्जांपल सोचने की कोशिश करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे क्या होता है बच्चा, सर्दियों का टाइम होता है, अभी बरसात का टाइम आपको पता चल रहा है, रैनी सीजन। तो यहाँ पे सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं। तो जैसे कुछ आपके नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, उसके बाद आपका ये पंजाब है, दिल्ली तक हम बात कर रहे हैं। तो काफी ठंडी पड़ती है वहाँ पे। तो जब वो सर्दी पड़ती है तो आपको पता है कि वहाँ पे धूप तो फिर निकलती नहीं है, कम से कम महीने महीने तक। तो धूप नहीं निकलती है तो बेटा कपड़े तो आपको धुलने ही पड़ेंगे, वो तो गंदे होने ही वाले हैं। तो कपड़े बेटा धुल के अपन क्या धूप में डालते हैं? धूप तो होती ही नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि ऐसा मत सोचना कि हम लोग जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर हम लोग ड्राइंग वगैरह कुछ करके बाहर डाल देते हैं, पानी का थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बेटा सिंपल से मैंने उसको धुला और बाहर लटका दिया। आपने देखा कि भाई 2 to 3 days, 2 से 3 दिन तक आप रखो बेटा लटका के, तो ऑब्वियसली वो जो कपड़ा होगा ना वो आपका ड्राई हो जाएगा परफेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर चले जाएंगे। हाँ वो स्मेल आती रहेगी पानी की थोड़ी सी वैसी, लेकिन वो ड्राई हो जाएगा, आपको पता है। तो पानी कहाँ गया? धूप तो निकली नहीं, रूम टेम्परेचर ही था। रूम टेम्परेचर भी कम हो गया था बिकॉज ऑफ कंडीशन आपकी ठंडी है, ठीक है। और दूसरा आपका पानी का रेनी सीजन है, तो ये कम क्यों हो गया? पानी कैसे बेटा निकल गया? तो सिंपल सा मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे आपका जो इवापोरेशन प्रोसेस है बच्चों को होता है, बट लेस होता है, स्लो स्पीड से होता है। जो कपड़ा आपका 4 घंटे में सूख जाता है धूप में डालने पे, वही कपड़ा 2 दिन में सूखा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब है कि अगर कम टेम्परेचर होगा तो बच्चों वेपर्स बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? मैं बच्चों जानना चाह रहा हूँ वेपर प्रेशर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो वेपर प्रेशर को पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये आपको बहुत से बच्चों को डाउट क्लियर हुआ कि वेपर प्रेशर बनती नहीं रूम टेम्परेचर, बिल्कुल बनती है, ठीक है, लेकिन स्लो रेट से बनती है। कुछ बच्चों ने आंसर भी किया था। तो यस, वेपर प्रेशर को पहले मीन समझते हैं। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड, total amount of pressure exerted by vapors of any liquid
एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम is known as वेपर प्रेशर. अब बहुत से बच्चों के दिमाग में नई चीज आई होगी कि सर कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लिखा आपने, ये सर आपने इक्विलिब्रियम क्या लिखा. इसको समझने की जरूरत है. मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ. बहुत सिंपल से कोई स्टेटमेंट है, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं बेटा. टोटल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ठीक है, वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम. तो आप ध्यान रखना कांस्टेंट टेम्परेचर और आपका इक्विलिब्रियम. तो मैं इसको प्रैक्टिकली ऊपर बताता हूँ हो क्या रहा है. देखना बेटा ध्यान से. मैंने बच्चों क्या किया कि कंटेनर लिया इस तरीके से. इस कंटेनर में मैंने क्या किया बेटा, लिक्विड को फिल कर दिया. ये लिक्विड है बच्चों, पानी ले लिया, ठीक है, यस. इसको बच्चों नीचे से मैंने हीट अप किया. यहाँ पे एक हम लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, हीट करने के लिए. नीचे से मैं हीट दे रहा हूँ इसको. जब बेटा इसको मैंने बर्नर लगाया, ये बर्नर है आपका, ये नीचे मैंने इसको कंटिन्यू है बर्नर आपका. यहाँ से बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हीटअप कर रहा है. हीटअप करने के बाद बच्चों इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ इस तरीके से. और क्लोज करने के साथ साथ ना मैं इसको इस तरीके से एक बैरोमीटर जो आपका रहता है ना, उससे चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको. इससे थोड़ा मेजर करना है मुझे इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, यस. समझ लो ध्यान से. इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है. और बाकी बच्चों इसमें इस तरीके से आपका जो मरकरी वगैरह है वो इस तरीके से आपका फिल. समझने की बात कर रहा है. कुछ इस तरीके से डिफरेंट जो है कंपाउंड आपका मरकरी है Hg, वो आपका यहाँ पे फिल किया मैंने. बिल्कुल समझ रहे बेटा ध्यान से. क्या किया मैंने, इसको हीट किया. तो हीट करने के साथ बच्चों यहाँ से वेपर्स निकलेंगे. भाई देखो यहाँ से वेपर्स निकल रही है, आप समझो यहाँ से ध्यान से. रेड कलर से ये वेपर्स निकल रही है इसकी. ये वेपर्स बच्चों निकल रही है. अब ये वेपर्स बच्चों क्या होंगे भाई, नीचे तो लिक्विड में था, ये पानी लिक्विड स्टेट में था. तो अब हीटअप किया तो बच्चों गैस की स्टेट में गया. तो गैस की स्टेट में गया तो बच्चों यहाँ से रिलीज हुआ. अब यहाँ से इधर से आपकी जो वेपर्स होंगी वो जाएंगी. तो वेपर्स बच्चों इस मरकरी को हिट करेंगे. अब मरकरी को हिट करेंगे तो मरकरी बच्चों क्या करेगा, इसका जो लेवल है वो लेवल डिस्टर्ब होगा. अब वो लेवल बच्चों जब इधर से डिस्टर्ब होगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, थोड़ा यहाँ तक पहुंचेगा, ऊपर तक जाएगा इस तरीके से. मेरी बात समझ में आ रही है. तो एक्चुअली बेटा जब इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे थे तो मरकरी बच्चों सपोज यहाँ पे था, मैं बोल रहा हूँ बेटा सपोज 400 mm ऑफ मरकरी था. जब उधर से बेटा उधर से गैस आई, भाई हीट कर रहे ना इधर से, तो वेपर से कर लिया लिक्विड से, वो गैस आई बच्चों, गैस ने उसको स्ट्राइक किया मरकरी को, तो मरकरी बच्चों इसकी तरफ ऊपर शिफ्ट होगा. तो ये एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ मरकरी का. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बताइए बच्चों, ये मरकरी का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसी डिफरेंस को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर का मेजरमेंट इसी तरीके से होता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल्स था, लिक्विड स्टेट था. मैंने यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ऐसा कि अगर आपको किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे अगर आपको किसी भी कंपाउंड का, किसी भी लिक्विड का अगर आपको वेपर प्रेशर चेक करना है, तो वेपर प्रेशर चेक करने के लिए आपको टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा. क्यों बेटा फिक्स करना पड़ेगा? बिकॉज जब यहाँ से H2O ये लिक्विड से बच्चों वेपर फेज में जाएगा, फिर वो वेपर फेज लिक्विड फेज में भी आएगा. भाई प्रोसेस तो दोनों तरफ चलेगा, मतलब कंडेंसेशन एवापोरेशन प्रोसेस दोनों एक साथ चलेगा. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मस्ट बी कांस्टेंट. टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए. और जब टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट होगा तो उस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑटोमेटिक देखने को मिलती है. क्यों भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट है. आप देखो ध्यान से, मैंने मान के चलो बेटा घर के अंदर नीचे से मैंने गैस को ऑन किया, मैंने उसको सपोज 75 डिग्री सेल्सियस पे फिट कर दिया, 75 डिग्री सेल्सियस पे, ऊपर उसको मैंने क्लोज कर दिया. आप देखो वेपर्स बनेंगे, कंडेंस होगी ऊपर बेटा, ऊपर जाके आपको पता है वेपर्स ऊपर जा रही है, फिर वहां पे कंडेंस होगी बेटा, फिर से वो लिक्विड फेज में आएगा, फिर वो लिक्विड फिर से वेपर्स, वेपर लिक्विड, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम बेटा फेज हमेशा मिलता है. कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम फेज हमेशा मिलेगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा. टेम्परेचर वेरी करते रहोगे ना, चेंज करते रहोगे, इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलेगा. इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलेगा. या तो फॉरवर्ड में ही जाता रहेगा या फिर बैकवर्ड में ही शिफ्ट होता रहेगा अगर अपने टेम्परेचर को चेंज कर दे. टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन. क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ सभी लोग. क्लियर? वेपर प्रेशर मेजर हो जाएगा इस तरीके से. बहुत सही, सभी को समझ में आया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी था कि मैंने एक वर्ड बेटा यूज किया था, वेपर प्रेशर. तो जो वेपर्स बनी, उस वेपर ने वो जो लिक्विड था उसके सरफेस पे तो स्ट्राइक करेगी, अरे सरफेस पे टकराएगी. इसको मैं इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको मेजर करके आपको बता दिया. मैं अगर बेटा ऐसा बोलो कि जो लिक्विड से वेपर क्रिएट हुई एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
तो वो बेटा प्रेशर जो होंगी, वेपर्स होंगी, वेपर्स के पास जो प्रेशर, जो एनर्जी होगी, वो स्ट्राइक करेगी किसके ऊपर? उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो लिक्विड के सरफेस में जो स्ट्राइक करेगा ना वेपर्स, उसी को बच्चों हम लोग वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। सिंपल टर्म, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर मेजरमेंट करना है तो फिर इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अरे समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन बताओ बेटा, सभी को समझ में आया? यस, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो केपी होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको भाई, इक्विलिब्रियम। केपी का मतलब बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केपी? केपी इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केपी इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भाई, इक्विलिब्रियम मिला था ना, इसलिए केपी लिखा मैंने। पी वाटर, पीएच2 का मतलब बेटा दिस इज ए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, नॉट इन लिक्विड, इट इज इन गैसेस फेज। दिस इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया सभी को? बिल्कुल आसान। तो बेटा केपी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? केपी इज इक्वल टू पी वाटर, H2 ये बेटा क्या है? गैसेस फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे सभी को समझ में आया? बिल्कुल आसान था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने जो कंटेनर लिया था ना, मुझे पता सोचते हैं कि सर वो तो गर्म हो जाता है आसपास, जब पानी गर्म होगा तो हीट तो सर बाहर से भी कुछ ना कुछ रिलीज होगी। तो एक बात ध्यान रखो, मैंने बोला नहीं है, यहाँ पे बेटा थर्मोस्टेट लेते हैं, थर्मोस्टेट, ठीक है? बाहर थर्मोस्टेट लगाते हैं, पूरा हीट बाहर रिलीज ना हो पाए, थर्मोस्टेट, उसके ऊपर कंटेनर, फिर उसको हीटअप करते हैं, तब बेटा वहां से वेपर्स बनते हैं। थर्मोस्टेट वगैरह यूज करते हैं, मैनोमीटर वगैरह भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये बात सभी को समझ में आ गई? पूरी क्लियर कंडीशन? यस। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, दिमाग लगाना। क्वेश्चन है बच्चों कि इज वेपर प्रेशर डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया, एंड शेप ऑफ कंटेनर, एंड क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इज वेपर प्रेशर, मैंने पहले पूछा है आपसे कि इज वेपर प्रेशर डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया एंड शेप ऑफ कंटेनर। क्या बेटा इसका आंसर यस और नो? यस और नो क्या आना चाहिए बताओ? क्या डिपेंड करेगा? चलो देखते हैं, कुछ देखते हैं बच्चा इसके बारे में हम लोग, कुछ इसके फैक्टर्स के बारे में। कुछ बच्चों ने आंसर यस और नो किया है, बिल्कुल देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स के बारे में। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो हेडिंग लेते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले प्रेशर कौन कौन से हैं? तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर का बेटा क्या होगा आपको पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है बेटा? तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको बच्चों है एक साइंटिस्ट के नाम पे एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं बेटा वो तो क्लॉसियस-कैल्सियन इक्वेशन, CLASSIUS, ठीक है? एंड क्लैप्रियन करके होता है इक्वेशन, क्लॉसियस-क्लैप्रियन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैप्रियन इक्वेशन बेटा ये डिफाइन करती है कि टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करने के साथ वेपर प्रेशर कैसे कम होगा। मैथमेटिकली बेटा यहाँ से डिफाइन होता है, उसका भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। P इक्वल टू लेके इस पे क्वेश्चंस आते हैं, P इक्वल टू K इंटू ई की पावर बेटा माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाई होता है R इंटू टी, ठीक है? ये बच्चों बेसिक सी इक्वेशन है। इस इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल्स एडवांस में पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है? मैं इसको पूरा करता हूँ, ध्यान देना। मैंने बच्चों लिखा था यहाँ से दैट इज P इज इक्वल टू K ई की पावर माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाई R इंटू टी। यहाँ पे जो बच्चों P है ये प्रेशर नहीं है बेटा, ये दिस इज ए वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब यहाँ से हम बात करते हैं जो जो यहाँ पे आपका जो डेल्टा H वेपराइजेशन है वो क्या है? वो हीट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा H वेपराइजेशन का मतलब क्या? इसका मतलब बेटा है दिस इज ए हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाकी टी आपका यहाँ से टेम्परेचर है, आर कांस्टेंट है, ठीक है? अच्छा, अब एक पॉइंट है कि अगर यहाँ से मैं इसको ड्राइव करूं, क्वेश्चंस कहाँ से किस इक्वेशन से बनते हैं, तो इसका लॉग बढ़ा, दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो लॉग लिया मैंने, लॉग बेस ई, यहाँ पे ये पी इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैथमेटिकल है पॉइंट,
यहाँ पे आपका ई हो जाएगा के, देन आपका यहाँ से माइनस, और ये बन जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, लॉग बेस 10 में चेंज कर लो, यहाँ पे आपका ये P इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका माइनस में डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई, बेटा ई को 10 में चेंज करेंगे बेस में तो 2.3, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, ठीक है, प्लस में हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 के, ठीक है, बेस 10 देन आपका के। एक तो एक इक्वेशन को ध्यान देनी है, ठीक है, जहां पे बेटा मैं टू, अब एक तो देखो एक क्वेश्चन सीधे यहां से बन सकती है सिर्फ एक टेम्परेचर को लेके, कि भाई एक टेम्परेचर ये है, उस पे वेपर प्रेशर क्या है, आप सीधा सॉल्व कर सकते हो, बाकी वैल्यूज आपको दी जाएंगी। यहाँ से बच्चों ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं एडवांस के अंदर, यही एडवांस के अंदर ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, बेटा y = mx+c से कंपेयर करो, आप यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी बात करता हूँ कि टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, अगर टू डिफरेंट, भाई T1 टेम्परेचर पे P1 वेपर प्रेशर था, T2 टेम्परेचर पे P2 वेपर प्रेशर था, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो उसको भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो जब चेंज करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू डिफरेंट टेम्परेचर पे टू डिफरेंट वेपर प्रेशर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे इसी इक्वेशन की हेल्प से। तो बेटा ये बन जाएगा लॉग P2 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई 2.3 इंटू आर, और यहाँ ब्रैकेट में होगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, अरे बात समझ में आ रही है बेटा? यस, तो T1 टेम्परेचर पे P1 वेपर प्रेशर, T2 टेम्परेचर पे P2 वेपर प्रेशर। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स तो आपको ये क्वेश्चन को फॉलो करने हैं। अगर एक ही टेम्परेचर के वेपर प्रेशर के बारे में बात करेगा तो इसको फॉलो करना है। आंसर आपका बन जाएगा बेटा। ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा बनेगा, मैंने बच्चों वेपर प्रेशर यहाँ ले लिया, मैंने टेम्परेचर यहाँ ले लिया ना, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई पे वेपर प्रेशर है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। आप बना के देख लो, ये ग्राफ ना कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इंटरसेप्ट दिख रहा है ना, तो थोड़ा ऊपर से जाएगा लेकिन इस तरीके से जाएगा। ये सभी को बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया। वेपर प्रेशर पे क्वेश्चंस आते हैं तो इस इक्वेशन को फॉलो करना है आपको। एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी LNP, नेचुरल लॉ के साथ बात करिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी LNP एंड क्वेश्चन मार्क। जहां पे आपको जो P वर्ड जो यूज किया है वो वेपर प्रेशर, ठीक है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट लिया है मैंने, जिसके अंदर आपको मैं जो हमारी इक्वेशन थी ना वेपर प्रेशर वाली, उसने हिंट किया था कि P इज द वेपर प्रेशर, P इज द वेपर प्रेशर। तो आपको डी डिवाइड बाई डी टी और LNP, इसकी जो चार ऑप्शंस में जो वैल्यूज दे रखी थी वो क्या थी, तो मैं आपको लिख के देता हूँ। पहला ऑप्शन दे रखा था बेटा उसने डेल्टा एच डिवाइड बाई, प्लस के साथ था डेल्टा एच डिवाइड बाई आर इंटू टी। सेकेंड उसने दे रखा था ऑप्शन डेल्टा एच और डिवाइड बाई आर इंटू टी, ये भी प्लस में था, इसका स्क्वायर था, टी का स्क्वायर। थर्ड इसने दे रखा था माइनस में डेल्टा एच डिवाइड बाई आर इंटू टी, ठीक है। और फोर्थ बच्चों दे रखा था डेल्टा एच माइनस में था डिवाइड बाई आर इंटू टी का स्क्वायर, ये दे रखा था उसने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो बेटा, ये प्रीवियस क्वेश्चन। चलो